गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद मनोज सैनी पर। हम कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पुस्तक है, जो पहले यानी कि भाग 1 प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, उसका ये भाग 5 है। यानी कि जो 5वां वीडियो है ये। इससे पहले 4 वीडियो मैंने स्टडी विद मनोज सैनी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। पहला जो वीडियो है वो सिलेबस का है, 12 चैप्टर है इसमें, तो पहला चैप्टर चल रहा है। हम अभी तक हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा कर सके हैं, उनके प्रमुख जो स्थल वगैरह उनकी चर्चा कर चुके हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा नामकरण वगैरह पढ़ चुके हैं हम। अब हम चल रहे थे इनकी विशेषता के बारे में, यानी कि इसकी नगर नियोजन कैसी थी। ठीक है, तो उस नगर नियोजन के अंदर हम पहला जो चैप्टर थे वो मतलब पहला जो टॉपिक था वो पढ़ रहा था हम वो पढ़ रहे थे, जिसमें आज है हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं और उनकी गलियों की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता है, उनके अंदर सड़कें कैसी थी और जो गलियां थी वो कैसी थी। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के भवन के बारे में। फिर यहाँ पर मिले हुए जैसे बड़े बड़े भवन, अनागार है, ठीक है, स्नानागार है विशाल, वो पढ़ेंगे हम। तो नगर नियोजन की विशेषता पढ़ रहे थे। नगर नियोजन में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य जो सड़क है वो और गलियों की विशेषता पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर मुख्य जो विशेषता क्या है, यहाँ पर एक तो इसकी नाली यानी कि जल निकासी विशेषता है। पूरी मोहनजोदड़ो की सबसे बेस्ट विशेषता यही है कि यहाँ पर मतलब जल निकासी की व्यवस्था और नगर नियोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का नगर नियोजन कैसा था कि हमने कल ये पढ़ाई था कि जैसे 2 टीले होते थे, एक ऊंचा टीला एक नीचा टीला। ऊंचा टीला था वो पश्चिमी भाग में था, जहाँ दुर्ग बना होता था, जिसके चारों तरफ प्राचीर होती थी। और एक पूर्वी टीला था जो बड़ा होता था, ऊंचाई पे कम था, मतलब कम ऊंचा। यहाँ पर नगर था, शहर था, जहाँ पर आम नागरिक वगैरह ये रहते थे। ठीक है, इसके अलावा एक अपवाद के रूप में हमने पढ़ा धोलावीरा, क्योंकि बाकी सारे स्थल हैं वो 2 भाग में बटे हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दुर्ग और सामान्य नगर के रूप में। जबकि धोलावीरा वो 3 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग के रूप में, और जबकि जो सामान्य नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, यानी कि 3 टीलों पर। इसके अलावा सूरकोतड़ा और लोथर पढ़ा था हमने। ठीक है, उसमें क्या था कि ऊंचा टीला और नीचा टीला, सामान्य नगर और दुर्ग, उनके चारों तरफ एक ही प्राचीर थी और बाकी के अलग अलग थी। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो सड़कें, तो एक तो जैसे मान लो ये पूरा नगर था, मान लो ये मोहनजोदड़ो है, मान लो मोहनजोदड़ो स्थल है। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थल है, तो इसकी सड़कें कैसी थी, वो बिल्कुल जैसे जालीनुमा थी, ऐसी समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कें 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है, यानी कि सड़कें हैं वो बिल्कुल समकोण पर काटती थी। आपने देखा वर्तमान में जैसे जयपुर है, तो मेन जो जयपुर है ना, जो 1527 में सवाई जयसिंह ने बसाया था, वो जो मेन जो जयपुर है ना वो इसी पद्धति के ऊपर है। लगभग चौकोर सड़कें, चौराहे हैं, जैसे यहाँ पर हर जगह चौराहा बना है ना, ऐसे ही चंडीगढ़ है, वो भी एक ग्रिड पत्ती पर ही बना हुआ है, जालीनुमा पत्ती पर। तो यहाँ पर जो सड़क है, वो सड़क जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये समकोण पर आपस में काटती थी।
ठीक है, ये इनकी मुख्य विशेषता है। और मुख्य जो सड़क है वो किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की। इनकी सड़कें किसकी बनी होती थी? मिट्टी की सड़कें बनी होती थी। सड़कें किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की सड़कें बनी हुई थी। ठीक है, अभी आपको कैसे दिख रहा है? जाली जैसा दिख रहा है ना, जाल, छलनी जैसा। तो इसलिए इसको क्या क्या नाम है इसका? जालीनुमा दिखने के कारण जालीनुमा पत्ती पर आधारित थी सड़कें, समकोण पे काटती थी। चेस बोर्ड भी ऐसा ही होता है, चेस बोर्ड शतरंज, तो शतरंज पत्ती पर आधारित है। इसको ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पत्ती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कई नाम है इसके। तो मुख्य सड़कें हैं वो चौकोर थी, आयताकार थी। ठीक है, मतलब जो डिजाइन होती थी फिर वो आयताकार बनती थी। ठीक है, एक दूसरी बात, यहाँ पर जो गलियां होती थी, गलियां मकान थे, मुख्य दरवाजे पर नहीं बने होते थे। जैसे मान लो, इसको थोड़ा मिटा कर दोबारा से बड़ी बनाता हूँ। जैसे मान लो ये सड़क हो गई, ठीक है, ये अब इनके जो मुख्य, जैसे मान लो ये सड़क मुख्य सड़क हो गई, तो यहाँ पर मकान होते थे, ये मकान। अब इसके दरवाजे होते थे ना, वो गलियों में खुलते थे। ऐसे ये गलियारी छोटी, तो गलियों में खुलते थे, या ना कि वर्तमान की तरह मुख्य सड़क पर। आज हम देखते हैं गांव में चले जाओ, शहर में, तो जो सड़क होती है ना, मुख्य सड़क, उसकी तरफ अपना दरवाजा होता है मेन दरवाजा। जबकि उस समय जो मुख्य दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पर न खुलने के बजाय गली की तरफ खुलता था। ये मुख्य विशेषता है इनकी गलियों की। ठीक है, एक अपवाद मिलेगा यहाँ पर, लोथल। तो लोथल के अंदर एक मकान मिला है, यानी कि एक भवन मिला है, एक मकान मिला है, और वो 5-7 कमरों का मकान मिला है। वो एक अपवाद है। वो मकान, यानी कि पूरे लोथल में भी ऐसी व्यवस्था थी कि जो मुख्य सड़क है ना, उस पर मकान के दरवाजे नहीं खुले हैं। जबकि एक भवन मिला है जो मुख्य सड़क पर खुला है, उसका दरवाजा। तो हो सकता है वो कुछ उस समय कोई मुख्य जो व्यक्ति होगा, कोई शासक होगा, या फिर कोई मुख्य व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका मकान हो। ठीक है, तो इस प्रकार एक समकोण पर बनी हुई थी सड़कें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी, मिट्टी की बनी होती थी। गलियां थी वो मुख्य सड़क पर मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर। तो ये प्रमुख विशेषता थी यहाँ पे। देखो यहाँ पर हर पास पता है कि सड़कें और गलियों की विशेषता देखो। समकोण पर एक दूसरे पर काटती हुई सीधी सड़कें, यानी कि सड़कें कैसी थी? जो समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सीधी सड़कें थी और बिल्कुल समकोण पर काटती थी, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार खंडों में बटा हुआ था। जैसे ये आयताकार खंड बट गए ना, ऐसे खंडों में बटा हुआ था। यानी कि समकोण पर एक दूसरे को सीधी सड़कें काटती थी, जिसके कारण प्रत्येक जो नगर था ना, वो एक छोटे छोटे आयताकार टुकड़ों में विभाजित था, जिसे जालीनुमा, एक मिनट, आगे देखेंगे, जिसे यानी कि समकोण पे काटने के कारण जालीनुमा पत्ती, ऑक्सफोर्ड पत्ती, चेसबोर्ड यानी शतरंज पत्ती या ग्रिड पत्ती कहते थे। जालीनुमा सड़कें होने के कारण क्या कहते थे उसे? जालीनुमा पत्ती, ऑक्सफोर्ड पत्ती, चेसबोर्ड यानी शतरंज पत्ती या ग्रिड पत्ती कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? जालीनुमा थी, समकोण पे काटती थी, इस कारण के ये मुख्य नाम है। इसके अलावा मैंने बताया था कि सड़कों का जो निर्माण है वो मिट्टी से बना होता था। आज की तरह डामर वगैरह इस प्रकार नहीं थी, सीमेंट वगैरह। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़कों का निर्माण किससे होता था? मिट्टी से। इसके अलावा एक फैक्ट है बनावली हरियाणा में, जहाँ सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। हरियाणा में बनावली जो स्थल है
वहां पर जो सड़क है उस सड़क के ऊपर गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। ये ध्यान रखना। कहाँ पर? बनावली हरियाणा में। तो बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं तथा कालीबंगा जो घगर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान में है में सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कच्ची सड़कें होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है, सड़कें, लेकिन यहाँ पर कालीबंगा के अंदर मिट्टी को मतलब पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं कहीं कहीं, ठीक है। दूसरा, बनावली हरियाणा में जो सड़क है उस सड़क के ऊपर गाड़ी के पहिए के निशान मिले, ये ध्यान रखना। आगे है सड़कों के किनारे किनारे, सड़कों के किनारे, ये सड़क है मान लो, इसके किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। अब मान लो बारिश का पानी हो तो सड़क पे भरे, तो ऐसे वर्तमान की तरह सीवर लाइन थी, पाइप, सड़क के सारे सारे सीवर थे, मतलब सीवर बने हुए थे दोनों साइड। तो पानी जो था वो बरसात का पानी वो सीवरों में चला जाता था। और जो भवन वगैरह थे ना, शहर का सारा पानी वो भी छोटे छोटे नालियों के माध्यम से उस सीवर में ही जाता था। तो यहाँ पर सीवर बनी, जैसे मान लो सड़क है, ये सड़क हो गई, ठीक है, ये सड़क हो गई, और यहाँ पर इसके सारे सारे सीवर बने होते थे, ये सीवर बने होते थे, और सीवर में यहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे होते थे, सीवर में सारे सारे गड्ढे होते थे, उन पर ढक्कन लगा होता था, ठीक है, ताकि कोई गंदगी वगैरह है ना वो उसमें रह जाए, फिर बाद में उसको समय समय पर सफाई भी कर लेते थे। तो सड़कों के किनारे पानी निकासी के लिए नालियां बनी होती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था थी, खुली नहीं छोड़ते थे नालियों को, जैसे आज भी शहर में जाओगे तो नालियों पर ढक्कन होता है, वो नालियों को फरस से ढका जाता था। फरस मतलब वो ढक्कन से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर शोषक कूप होते थे, यानी कि गड्ढे होते थे, शोषक कूप का मतलब है गड्ढे होते थे, जिनमें गंदगी रुकती थी, जिनमें क्या रुकती थी? गंदगी। शहर की पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है, पक्की ईंटों का काम नालियों में नहीं हुआ है, यानी कि बहुत कम मात्रा में पक्की ईंटों का उपयोग किया है नालियों में, ठीक है। तो अब तक समझ गए होंगे कि नगर नियोजन कैसा था, यानी कि मुख्य नगर नियोजन में जैसे हम सड़कें देखेंगे तो सड़कें ग्रिड पत्ती पे थी, जालीनुमा थी, चौकोर थी, प्रत्येक जो शहर था वो आयताकार खंडों में विभाजित था। कालीबंगा है, वहां से हमें जो पक्की सड़क बनाने के अवशेष मिले हैं, जबकि बनावली हरियाणा से हमें सड़क है, सड़क के ऊपर जो गाड़ी का पहिया है उसका निशान मिला है, ठीक है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है, सड़कों के किनारे सीवर लाइन होती थी, सीवर लाइन में जगह जगह खड्डे होते थे, ठीक है, उसको ढक के रखा जाता था, समय समय पर उसमें गंदगी निकाल लेते थे। तो ये सब वर्तमान की तरह ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, यानी कि उनके मकान वगैरह कैसे होते थे। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की मकान बनाने की योजना एक कैसी थी कि सबसे पहले जैसे हम नींव बना रखते हैं ना, ऐसे ही पहले ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, कोई भी मकान बनाने से पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था। जैसे मान लो ये चबूतरा बना दिया ऊंचा, ये चबूतरा, अब इस चबूतरे के ऊपर फिर भवन बनाया जाता था, मकान, ठीक है। तो पहले चबूतरा होता था, उस चबूतरे के ऊपर मकान बनाए जाते थे, ठीक है। फिर मुख्य आंगन होता था। आज की तरह कई भवन ऐसे मिले हैं जहाँ पर हमें जैसे टॉयलेट वगैरह ये सुविधा होती थी, स्नानागार होता था, रसोई होती थी, ये सारी सुविधाएं उस समय भी थी। आज की जो सुविधाएं थी ना उस समय भी थी। मोहनजोदड़ो में हमें एक मकान मिला है जहाँ पर हमें वॉश बेसिन जो होता है उसके अवशेष मिले हैं। तो काफ़ी अच्छी मतलब भवन निर्माण की काफ़ी अच्छी टेक्निक थी उस समय की। यहाँ पर देखेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाने की योजना आंगन पर आधारित थी। कि आंगन कैसा था, बड़ा था, छोटा, तो उसी हिसाब से आंगन का मतलब अपनी भाषा में चौक, ठीक है, उसके हिसाब से। तो आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय होता था, स्नानागार, रसोई घर और शयन कक्ष, यानी कि भवन के अंदर, घर के अंदर या आंगन के अंदर शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा होता था, स्नानागार होता था, बाथरूम, टॉयलेट होता था, ठीक है। इसके अलावा कई कमरे बने होते थे, इसके अलावा कई कमरे बने होते थे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मान लो
ये कमरा हो गया, ठीक है। ये गली हो गई। अब ये, ठीक है, ये मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क हो गई, ठीक है। ये मुख्य सड़क हो गई, बड़ी बड़ी सड़क ये हो गई, और ये हो गई फिर छोटी सड़क यानी कि गली। तो गली की तरफ मुख्य दरवाजे हो गए, ये इसका मुख्य दरवाजा ये हो गया। ये दरवाजा हो गया मुख्य, ठीक है। यहाँ पर चबूतरा साफ होता था, यहाँ बाथरूम वूथरूम होता था, रसोई होती थी ऐसे। ये मुख्य आंगन होता था ऐसे। आज भी आपने कई हवेलियों के मकान देखे होंगे, पुराने मकान देखे होंगे। तो आजकल तो अपना जैसे घर में मुख्य दरवाजे एंट्री करते सामने का चौक वगैरह दिखाई दे देता है। पहले क्या होता था, एंटर करते मुख्य दरवाजे में, एंटर करते ही पहले लेफ्ट या राइट जाना पड़ता था, फिर मुख्य आंगन में जाते थे। यानी कि एकदम से मुख्य दरवाजे से अंदर का आंगन दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो वो ऐसे था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि भाई अचानक से बाहर से कोई आदमी आई तो वो महिला कैसी भी स्थिति में हो, ठीक है, बैठी हो, कैसे खाना बना रही हो तो घूंघट नहीं हो, पड़ता पड़ता ऐसे, तो उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे होता था। तो ऐसे देखो, यहाँ से मुख्य सड़क हो गई, फिर ये गली हो गई, गली से अंदर जाते, फिर यहाँ से या तो इधर से अंदर जाते या प्रवेश इधर से करते। यहाँ पर चबूतरा होता था, ठीक है, तुलसी का पौधा मिला है हमें ऐसे चबूतरों पर, ठीक है। यहाँ पर कुआं होता था पानी के लिए, ठीक है, अंदर आंगन में। फिर यहाँ पर जो एक तरफ लाइट बाथरूम होता था, मतलब स्नानागार, एक तरफ रसोई होता था। तो अब ये जैसे रसोई में सारा पानी आता ना, एक नाली जैसे मान लाइट बाथरूम का पानी इधर आता था गली में, और गली की फिर के अंदर शिविर के साथ साथ मुख्य सड़क पर जाता था। ये कमरे होते थे, सीढ़ियाँ भी यानी कि डबल मकान में मिली हैं, चढ़ने की सीढ़ियाँ भी मिली हमें। तो ये सब नगर के अंदर भवन बने हुए थे इस प्रकार के लिए। तो यहाँ पर यानी कि मकान की योजना आंगन पर आधारित थी, जितना बड़ा आंगन होगा उतना ही बड़ा मकान होगा। मकान के अंदर रसोई घर, स्नानागार वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट है मजबूती के लिए नींव का निर्माण किया जाता था, वर्तमान की तरह नींव, ठीक है, बनी जाती थी। मकान सड़कों के किनारे बनते थे, सड़कों के किनारे बनते थे, जिसमें हवा मिल जाए, साफ सफाई हो, यानी सफाई और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी घर के अंदर। हवा की, शुद्ध हवा की, प्रकाश की, यानी रोशनी की, सफाई की सारी सुविधा होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि बरसात का पानी ऊपर नहीं, आंगन में नहीं आए, चौक में नहीं आए, इसलिए सड़क से ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मकानों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़कों की ओर। मकानों के दरवाजे यानी कि गली की सड़कों की ओर खुलते थे। मुख्य दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। मुख्य दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे, जिसका मुख्य कारण था भारी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से बचना। मुख्य दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे, जिसका मुख्य कारण था कि 7 दिन साधन चलते रहे तो वो सुनाई नहीं दे, मुख्य सड़क की तरफ कहेंगे तो सुनाई देगा। एक फैक्ट है यानी कि अपवाद है, लोथल गुजरात में एकमात्र भवन मिला यहाँ पर गुजरात में, और जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला है। यानी कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर मुख्य सड़क की ओर मुख्य दरवाजा नहीं मिला है, लेकिन लोथल गुजरात में एक मकान मिला है, और उस मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर है, न कि गली में। तो ये थी अपनी हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गली विशेषता और भवन निर्माण की विशेषता हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन यानी कि जैसे आजकल धर्मशालाएं होती है ना, ऐसे अस्पताल वगैरह होती है, ऐसे धर्मशालाएं, अस्पताल वगैरह ऐसे। तो सार्वजनिक जो सभी काम में लेते थे, ऐसे भवन भी मिले हमें, मकान मिले, ऐसे बड़े बड़े भवन मिले हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सार्वजनिक भवन, हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक भवन। अब हम देखेंगे सार्वजनिक भवन, ठीक है। सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन का मतलब है जैसे वर्तमान में धर्मशाला हो गई, जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हो गए, जो सभी के लिए काम आते हैं। तो सार्वजनिक भवन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सार्वजनिक भवन है वो
या तो कुछ सामाजिक आयोजन के लिए या धार्मिक आयोजन के लिए या फिर कोई सभा या मीटिंग करने के लिए बनाए गए थे। अगर इसके आकार की बात करें, ठीक है, तो जैसे एक विशाल भवन मिला है जिसमें 5-7 कमरे थे, ठीक है, और इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 70 मीटर के आसपास लंबाई है, 24 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। और आज जैसे बात करें तो इस प्रकार है वो भवन जो पिलर पे बने हुए हैं, पिलर पे स्तंभ है ना, स्तंभ, तो स्तंभ के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में एक स्नानागार के बारे में, विशाल स्नानागार जो धार्मिक आयोजन का प्रतीक है, ठीक है, कि भाई जैसे आजकल हम जैसे स्नान करने जाते हैं कोई भी धार्मिक स्थल पे, तो एक सार्वजनिक कुंड होता है, जलाशय होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक विशाल इमारत थी, ठीक है, सार्वजनिक भवन। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन था, जिसके ऊपरी हिस्से में क्या है, सार्वजनिक भवन यानी कि राजकीय सरकारी भवन के अवशेष मिले हैं, जिसमें एक अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में बांटा है, एक ऊंचा टिला जो दुर्ग के रूप में था, एक आवासीय यानी कि शहर, ठीक है। तो जो उत्खनन के अंदर हमें जो सार्वजनिक जो या राजकीय भवन मिला है उसके अवशेष मिले हैं जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अभी मोहनजोदड़ो से जो हमें अवशेष मिले हैं सार्वजनिक भवन के, उसकी लंबाई है 70 मीटर। लंबाई कितनी है? 70 मीटर, जबकि चौड़ाई है इसकी 24 मीटर। मोहनजोदड़ो से एक सार्वजनिक भवन मिला है जिसकी लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई है 24 मीटर। यह भवन उस काल की संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता का मतलब एक अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोगों की बिल्डिंग होती है ऐसी, तो एक संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा और लगभग इतना ही मीटर चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष मिला है। वर्गाकार यानी कि जो ये मोहनजोदड़ो में एक वर्गाकार एक स्पेशल एक हॉल मिला है, बड़ा वर्गाकार 70 मीटर के आसपास लंबा, इतना ही चौड़ा एक मतलब बड़ा सारा एक ही कमरा मिला है, हॉल मिला है, और जो 20 स्तंभों पर टिका हुआ है। कितने स्तंभों, पिलरों पर? 20, यानी कि ऐसे करके 20 पिलर बने हुए हैं, 20 पिलर। और वो 20 पिलर के ऊपर क्या बना हुआ है? एक 71 यानी कि लगभग 70 बाई 70 का एक 20 पिलरों पर टिका हुआ एक भवन मिला है, मतलब कमरा मिला है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था, ठीक है। यानी कि इसका आकार ऐसे माने जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप देखो वो जैसे पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप होता है वो उसके ऊपर छत जो है इस प्रकार होती है, ठीक है, इसके 4 पिलर होते हैं, मतलब इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बना होता है वो। तो ऐसे 20 पिलरों के ऊपर खुला आंगन, चारों तरफ से हवा आती है, तो एक सभा भवन मिला हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर। और जो धार्मिक आयोजन का प्रतीक है, या फिर मीटिंग वोटिंग करते थे उस समय के साथ साथ, कोई भी काम हो तो इसके लिए, ठीक है। तो ये एक सार्वजनिक भवन की चर्चा की गई यहाँ पर, और मोहनजोदड़ो में मिला है। ये इमारत कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में, विशाल इमारत। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, जो एक विशाल स्नानागार होने के कारण एक बड़ा ही धार्मिक मतलब प्रतीक का प्रतीक मान सकते उसको, धार्मिक प्रतीक मान सकते उसको। जैसे हमारे यहाँ पर कुंभ वगैरह का मेला लगता है तो एक साथ ही स्नान करते हैं ना, ऐसे साल में 6 महीने में ऐसे सार्वजनिक स्नान करते थे यहाँ पे लोग। यहाँ पे देखेंगे, देखो आप यहाँ अपने पुस्तक में देखेंगे आप सार्वजनिक स्नानागार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें तो नहीं दिया गया है चित्र,
बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये एक कुंड मिला है, ठीक है, कुंड, इसके पास में ये सीढ़ियाँ हैं, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। पूर्व में इधर जैसे इधर चारों तरफ कमरे थे, ये कमरे बने हुए हैं, ठीक है, चारों तरफ। यहाँ पर बरामदा बना हुआ है, ठीक है, और इधर एक कुआं बना हुआ है, कमरे के अंदर एक कुआं मिला है, कमरे के अंदर एक कुआं मिला है। और यहाँ पर एक नाली, जैसे गंदा पानी है ना, गंदा पानी निकल जाए, कुंड का सारा गंदा पानी निकल जाए, तो यहाँ पर एक नाली बनी हुई है, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ हैं वो 9 की संख्या में है, 9 की संख्या में सीढ़ी, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये सीढ़ियाँ बनी है, ठीक है। और जो फर्श है वो ईंटों का है, पक्की ईंटों का फर्श है, वो पक्की ईंटों का है। और इसमें जिप्सम होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो जिप्सम यानी कि सीमेंट मान लो, सीमेंट का सफेद सीमेंट, तो ऐसे ही जिप्सम होता है, जिप्सम के पाउडर को जैसे हम फर्श वर्श डालते हैं ना तो चिकना करते हैं ऐसे, या फिर अपने घर के अंदर ओत बनाते हैं तो सीमेंट वेमेंट डालकर लेप करते हैं बच्चे अच्छे से कि भाई पानी में रिसाव करे नीचे, ठीक है, उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, स्नानागार का जलाशय दुर्ग में मिला है, कहाँ मिला है ये, दुर्ग में, यानी कि दुर्ग वाली बस्ती थी ना ऊंचा टीला, वहां पर मिला है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा स्नानागार मिला है, ठीक है। और ये मिला कहाँ है, मोहनजोदड़ो में, ये ध्यान रखना, हाँ यहाँ मैंने लिखवाया नहीं, मोहनजोदड़ो में मिला है। ये कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में, नीचे अभी करवाएंगे आपको, लिखवा देंगे भी, मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। जिसके तल पर सीढ़ियां बनी है, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी है, जो पक्की ईंटों की बनी हुई है। सीढ़ियां किसकी बनी है, पक्की ईंटों की। स्नान कुंड के चारों ओर, यानी कि ये जो कुंड है ना, इसके चारों ओर क्या बने हुए, कमरे बने हुए हैं, जो मैंने बता दिया आपको, चारों तरफ क्या बने हुए, कमरे, बाहर बरामदे बनाए गए हैं, बाहर कमरे के बाहर बरामदे बनाए गए हैं। पूर्व के कमरे में कुआं मिला है, पूर्व दिशा में एक कुआं मिला है कमरे के अंदर, जिससे पानी जलाशय में आता था, ऊंचाई पे था तो पानी कुएं से इस कुंड में आता था। जलाशय के गंदे पानी की निकासी के लिए द्वार बने हुए, यहाँ पर एक छेद बना हुआ है, नाला नीचे, ठीक है, ताकि समय पर पानी को खाली किया जा सके, खाली करके नया पानी डाला जा सके। गंदा पानी बड़ी नालियों के द्वारा शहर से बाहर जाता था, तो गंदा पानी होता था जो नालियों के द्वारा, एक छोटी नाली बड़ी नाली ऐसे करके शहर से बाहर जाता था। जलाशय के उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बनी हुई है, सीढ़ियां, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है, जिनकी संख्या 9 की है, यानी कि एक जो सीढ़ी है उसमें 9 बनी हुई है सीढ़ियां एक तरफ। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार है। अब ये स्नानागार में बढ़ने के लिए चारों तरफ से क्या है, 6 प्रवेश द्वार है। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था थी, किसकी, गर्म पानी, जो आजकल हम बाथरूम वगैरह में लगाते हैं ना, गीजर बोलते हैं वो, तो गर्म पानी की व्यवस्था भी थी। सीलन और पानी रिसाव के लिए जिप्सम का लेप करते थे, सीलन ना जाए, ये पानी के रिसाव नहीं हो, इसलिए जिप्सम का लेप करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सार्वजनिक भवन था और विशाल स्नानागार के बारे में हमने देखा। नोट में हम देखेंगे विशाल स्नानागार जो पहला है ना, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हमें, मोहनजोदड़ो से, तो एक तो ये देखना है कि जो विशाल स्नानागार है वो हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इस विशाल स्नानागार के बारे में जो अर्नेस्ट मेके हैं वो क्या कहते हैं कि ये स्नानागार पुरोहित के लिए था, यानी कि कई इतिहासकार तो कहते हैं कि ये विशाल स्नानागार है, ये एक मतलब धार्मिक आयोजन के लिए था, 6 महीने में या साल भर में, जैसे हमारे यहाँ कुंभ लगता है ना, तो ऐसे कुंभ के मेले की तरह जैसे से एक साथ स्नान करते हैं, तो ऐसे समझो यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जाता था, सभी लोग यहाँ पर स्नान करते थे। लेकिन एक अर्नेस्ट मेके है, वो क्या कहते हैं कि ये पुरोहित के लिए था, पुरोहित यानी जो वहाँ पर धार्मिक गुरु होता था ना उस समय, वो सबसे बड़ा उसके लिए था, ठीक है, जो यज्ञ वगैरह हवन वगैरह पूजा पाठ करता था, तो उस पुरोहित के लिए ये बना हुआ था दुर्ग के अंदर। और मिला कहाँ से हमें, मोहनजोदड़ो से। और इसके अलावा सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल है, उस सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को दुनिया की, यानी कि इसकी इमारत को दुनिया की अद्वितीय इमारत कहा है, यानी कि सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार की इमारत को एक आश्चर्यजनक
तरीके से कहा है कि ये दुनिया के अंदर अद्वितीय, यानी कि दुनिया के अंदर इससे बढ़िया कोई इमारत नहीं है। ये किसने कहा है? सर जॉन मार्शल ने, यानी कि अद्वितीय इमारत को दुनिया में अद्वितीय माना है, यानी कि इसके समान कोई दूसरी नहीं है। यह बात कही है सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये विशाल स्नानागार हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर पे अन्न का भंडार। जो हम हड़प्पा सभ्यता के जो भवन निर्माण वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसकी योजना के बारे में, तो उसमें जो चौथा है वो है अन्न भंडार। यहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है ये हमें हड़प्पा स्थल में मिला है, जो पाकिस्तान के अंदर है ना हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा के अंदर मिला है। और ये कहाँ पे मिला है? ये हड़प्पा स्थल है, उस ये नदी है, उस नदी के किनारे पर मिला है। इस किनारे पर एक विशाल भवन मिला है जो एक अनागार के रूप में है। इसमें हमें 6-6 पंक्ति में, 6-6 की पंक्ति में 6 मतलब खड्डे से एक मिले हैं जिसमें अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, ये कहाँ मिला है? नदी के किनारे पर। नदी के किनारे पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि जल परिवहन द्वारा व्यापार होता था, तो अनाज जो भी विदेशों से आता या जाता तो वहीं पर ही स्टोर कर लिया जाता था। ठीक है, तो हमें यहाँ हड़प्पा नगर के अनागार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हड़प्पा नगर के उत्खनन से यहाँ के दुर्ग के राजमार्ग, मुख्य जो मार्ग है ना राजमार्ग, उसके अंदर 6-6 की पंक्तियों का एक विशाल अनागार मिला है। 6-6 पंक्तियों का एक विशाल अनागार मिला है नदी के किनारे दुर्ग के राजमार्ग पर। जो नदी के किनारे से जो दुर्ग की ओर रास्ता जा रहा था ना, उस पर, जो 18 बाई 7 मीटर लंबा है, यानी कि 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। ये इसका मुख्य द्वार नदी की ओर है। इसका मुख्य द्वार किधर है? मुख्य दरवाजा किधर है? इस अनागार का नदी की ओर है, क्योंकि जो सामान जल मार्ग से आता था उसे अनागार में एकत्रित किया जाता था, अनागार में सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, ये एक अन्न का भंडार मिला है। इस प्रकार हम अभी तक जो 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और वास्तुकला के बारे में। पहले हमने जो देखा वो नगर योजना देखी हमने, किस प्रकार नगर योजना थी इसकी। ठीक है, और दूसरा था भवन निर्माण, भवन निर्माण के बारे में पढ़ा कि मकान वगैरह किस प्रकार बने हुए थे। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ा सार्वजनिक भवन पढ़ा हमने। इसके अलावा चौथा है विशाल स्नानागार जो पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये 5वां था, ये चौथा नहीं 5वां। ठीक है, और इसके अलावा हमने अनागार के बारे में पढ़ लिया। अब बच गया है हमारा जल निकासी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकासी कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकासी कैसे थी, घर का पानी कैसे पहुंचता था घर से बाहर, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहे। ठीक है, एक चीज ये आप ये कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर देखो कितना लिखवाते हैं, ठीक है, शॉर्ट रूप में नहीं समझाते। अरे शॉर्ट रूप में समझा दे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी क्लास है वो कोई कंपटीशन की क्लास नहीं है। ठीक है, आप कक्षा 12 है, उसमें लिखित एग्जाम होगी। अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा आपको, ठीक है, तो आपको फिर ये इसको परिभाषित व्याख्या कैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं आपको ये व्याख्या की तरह है कि जैसे मैंने अनागार के अन्न के भंडार के बारे में पूछा आपको कि अन्न के भंडार के बारे में बताइए, 2 नंबर का प्रश्न आ गया, लगभग प्रश्न, तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। अब यहाँ शॉर्ट रूप में नहीं लिखोगे, जैसे शॉर्ट रूप में मैंने लिख दिया जैसे अन्न का भंडार है हड़प्पा नगर से मिला है, राजमार्ग पे है 6 पंक्तियों में, ऐसे शॉर्ट रूप से नहीं, तो आपको इस प्रकार थ्योरी में लिखना होगा। क्योंकि पढ़ाते कौन आपको 12th क्लास में क्या बारे में? व्याख्याता। तो व्याख्याता का मतलब ही क्या है? व्याख्याता, यानी कि प्रश्न की व्याख्या करना। तो आपको प्रश्न की व्याख्या करना है, नहीं कि शॉर्ट रूप से कंपटीशन में याद करना या कंपटीशन की तरह याद रखना है इनको। इसलिए ये थ्योरी टाइप में यानी कि व्याख्या के टाइप में दिखाया जा रहा है। काफी लंबा टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता काफी लंबा टॉपिक है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जो भी कुछ बात है वो हमें बताइए। नेक्स्ट हम
इसके जल निकासी के बारे में कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।